हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए। जिन बच्चों को 10th क्लास में प्रमोशन मिल चुका होगा, सभी लोगों को तो खैर मिल ही गया प्रमोशन, सब लोग खुश हैं, तो उस पार्टी से थोड़ा बाहर निकल जाइए और अपने 11th क्लास के प्रिपरेशन को चालू कर दीजिए फ्रीक्वेंसी के साथ। और पहला चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसको जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, ये मान के कि एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एग्जाम में भले ये क्वेश्चन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आए या एक आध क्वेश्चन इस पे आ भी जाता है कभी कभार, लेकिन पूरे 2 साल जो आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, वो फिजिक्स है क्या, उसके क्या स्कोप हैं, उसको पढ़ने का कारण क्या है, उससे क्या क्या थ्योरीज निकलती हैं, और एक स्मॉल इंट्रोडक्शन पूरे 2 साल का आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ते हैं। चैप्टर का हेडिंग है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, आखिरकार जो चैप्टर में पढ़ना है वो है क्या। तो बड़ा ही सिंपल मैंने डेफिनेशन लिख रखा है इसका कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर जो भी चीजें आप देखते हैं वो सभी फिजिकल वर्ल्ड है। जैसे कि अभी मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मेरी बॉडी से बाहर रखा हुआ फिजिकल वर्ल्ड है। बल्ब फिजिकल वर्ल्ड है। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं फिजिकल वर्ल्ड है। माउंटेन्स, रिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो भी आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में वो सभी क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। अब साइंस क्या होता है, तो क्लास 6 में 5 में हमें बेसिक साइंस का जो डेफिनेशन बताया जाता है, मैं उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा। इट्स सिंपल डेफिनेशन कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग का एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो हम इकट्ठा करते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और साइंस में फिजिक्स उसका एक ब्रांच है। अब फिजिक्स क्या होता है जो आप पढ़ने वाले हो पूरे साल, उसको क्या होता है देखिए। तो फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और उसके लॉज की स्टडी करते हैं। नेचर में जितने भी नियम हैं वो नियम कैसे बने, उस नियम के क्या फायदे होते हैं, उससे हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, और कैसे चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा कि जो व्हील्स होते हैं किसी व्हीकल के, उसमें पैटर्न बने होते हैं टायर में, क्यों बना होता है, हमने कभी स्टडी किया होगा उसको और तभी हमने उसको मॉडिफाई किया, नहीं तो हम क्यों करते। व्हील को सर्कुलर ही क्यों बनाया, वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल क्यों होते हैं, अर्थ सन के चारों ओर क्यों घूमती है, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। चलती हुई साइकिल नहीं गिरती, खड़ी साइकिल गिर जाती है। ऐसे कई क्वेश्चंस आप बना सकते हैं जो हमारे नेचर में ये चीजें होती हैं और वो किस किस लॉज से डिफाइन होते हैं, इन सभी को हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो नियम जो बनाए जाते हैं, वो नियम कैसे बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं किसी का नींद खुला उसने कुछ लिख दिया और वो लोगों ने मान लिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस किया जाता है बच्चों। वो प्रोसेस क्या है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से ही कोई भी थ्योरी को लोग दुनिया मानती है। बहुत सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो आपकी किताबों में लिख के दिया जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है पहले ये जान लें, फिर उसके हम स्टेप्स को समझेंगे डिटेल में। तो देखिए साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। साइंटिफिक मेथड इज एन सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किसको समझने का, नेचुरल फिनोमेना को एज मच एज डिटेल इम्पॉसिबल, सबसे ज्यादा जितने डिटेल में आप पहुंच सकते हो उतने डिटेल में पहुंच के नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करना और उसके साथ साथ उस नॉलेज का इस्तेमाल करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड। जैसे कि हमने पहले नेचर में स्टडी किया, क्या स्टडी किया कि अगर बहुत तेज चलते हैं और तो रोड पे हम स्लिप कर जाते हैं। अगर रोड पे सरफेस पे पानी आ जाए, बरसात का मौसम हो, तो और जल्दी स्लिप कर जाते हैं। ये हमने स्टडी किया। फिर हमने एक सिलेंडर को घुमा के देखा, ये काफी मुश्किल से घूमता है। फिर हमने स्क्वायर को घुमा के देखा, वॉर्म से घूमता है। फिर हमने एक स्फीयर को घुमाया, वो आसानी से घूम गया। ये क्या है, ये सभी चीजें क्या है, हम नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। किसी अर्ली मैंने देखा होगा कि लॉग ऑफ वुड जो है वो आसानी से रोल कर जाता है, उसने व्हील का इन्वेंट कर दिया। तो ये चीजें होती हैं, है ना। तो डिटेल में स्टडी करना, उससे क्या करना, मॉडिफाई करना। जैसे कि स्लिपरी रोड से बचने का उपाय क्या किया हमने टायर्स में थ्रेडिंग कर दी, है ना, उसमें डिजाइन बना दिए, तो उससे बच गए। तो ऐसे कई फिनोमेना होते हैं। ओके, अब ये जो साइंटिफिक मेथड होता है, इसको करने के 6 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले
जो स्टेप किया जाता है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन। मैं एक एग्जांपल से आपको ये सब समझा देता हूं। वो क्या है, मान लीजिए कि मैं कहीं पर पानी को ऐसे नदी के बाहर में से वेट कर रहा हूं। देखो मौसम कैसा है, चलो किसी का वेट, मान लो किसी का मैं वेट ही कर रहा हूँ नदी के बाहर बैठ कर, तो क्या होगा, वहां से नदी ऐसे बह रही, मैं क्या देख रहा हूं कि पानी उधर से इधर बह रही, मतलब पानी हाई से लो पे बह रही, ऐसा स्लोप बना हुआ है और नदी में पानी ऊपर से नीचे बह रही है। ये मेरा क्या था, ऑब्जर्वेशन था। हमने उसको ऑब्जर्व किया कि पानी हमेशा हाई से लो जाती है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, नेचर में होने वाले फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर साइंटिफिक मेथड। इसके बाद हम पहुंचते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स पे। हम वही प्रोसेस लैब में आके दोबारा से करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे लैब में वही फिनोमेना हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने लैब में इस काम को किया, हमने लैब में एक ऐसा स्लोप बनाया, यहां पानी रखा, पानी फिर नीचे गया, हमने पानी यहां रखा, पानी ऊपर नहीं गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे मूव करती है। तो जो चीज हमने बाहर ऑब्जर्व की वही चीज हमने लैब में करके देखा और वो सही हुआ, तो हमने कहा कि भाई चलो जो ऑब्जर्व था वो करेक्ट है। तो इट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल हो जाए, इट शुड बी कंट्रोल्ड। तब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, दैट इज एनालिसिस। हम फिर क्या करते हैं, उसका करते हैं एनालिसिस। वो कैसा होता है उसको समझाता हूं मैं। हमने ऐसा रखा, इस पे पानी गया, ऐसे आ गया, हमने ऐसा रखा, पानी इधर गया, हमने ऐसा रखा, पानी इधर गया। तो हमने हर जगह पर हाई टू लो ट्राई किया, हर एंगल से हाई टू लो ट्राई किया और देखा कि पानी हमेशा हाई से लो ही जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब रीजनिंग के साथ कि अगर पानी हाई टू लो जा रहा है तो हाई किधर भी रखा हुआ हो, इधर हाई यहां कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, आपकी तरफ कर दो, ऐसे तो पानी हमेशा हाई टू लो ही जाएगा। ये क्या हुआ, एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस हुआ, क्वालिटेटिव एनालिसिस। रीजनिंग के साथ हमने उसको एनालाइज किया। फिर अगला होता है एनालिसिस कौन सा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि अब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस स्लोप को थोड़ा बढ़ा दूं तो कितना पानी गिरेगा इसमें, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटी एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि हम आप सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला F इक्वल टू ma। तो F इक्वल टू ma जो फॉर्मूला होता है उसमें F को फोर्स बोलते हैं, मास m को मास बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब आपको पता है कि मास 5 kg है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फोर्स क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू क्या है, ये क्वांटिटी देता है आपको कि कितना। ठीक है, तो ये तो पता है हमें कि m को a से मल्टीप्लाई करने से f आता है, लेकिन वो रिलेशन कैसे होगा, तो उसकी जो वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये करने के बाद हमने बनाया फॉर्मूला जो मैंने सिखाया अभी आपको, F इक्वल टू ma या V इक्वल टू U प्लस AT। ये कैसे किया हमने, पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमने उसको एनालाइज किया, क्वालिटेटिव एनालाइज किया और फिर क्वांटिटेटिव भी एनालाइज किया उसको, और तब जाके हमने क्या बनाया, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करके हमने उसका बनाया फॉर्मूला। और फॉर्मूला कई है फिजिक्स में, आपने कई पढ़े भी होंगे अभी तक, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज पर सेकंड जाए कि आपको करंट मिले, तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है। तो ये हमने बनाया मैथमेटिकल मॉडलिंग करके। इसके बाद हम करते हैं प्रेडिक्शन। अगर I इक्वल टू Q बाई 2 होता है तो हम Q के अलग अलग वैल्यूज को और T के अलग अलग वैल्यूज को रखकर इस फॉर्मूले को प्रेडिक्ट करते हैं कि देखो अगर 100 कूलम चार्ज जाएगा 10 सेकंड में तो 10 एम्पियर करंट होगा, क्योंकि Q अपॉन T होता है। तो ये बार बार हम करके देखते हैं, दैट इज नोन एज प्रेडिक्शन। ये जो प्रेडिक्शन है वो क्या होता है, वेरीफाई होता है या फिर फॉल्स जाता है। हमने देखा कि I इक्वल टू Q बाई T बनाया तो पहले 2 के लिए सही आया, उस पर गलत हो गया। अगर ऐसा हुआ होता तो आज आप I इक्वल टू Q अपॉन T नहीं पढ़ रहे होते। ये I इक्वल टू Q अपॉन T, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ते हैं वो फॉर्मूले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले प्रेडिक्शन के बाद क्या हुए, वेरीफाई भी किए गए। हर कंडीशन में रख के, हर जगह पर, हर दुनिया के हर देश के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, वेरीफाई किया, तब जाके आज आप उसको पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, वेरिफिकेशन। अगर किसी एक भी जगह वो गलत हो गया, क्या बोलते हैं उसको, फॉल्सिफिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन होने के बाद वापस से हमें फिर से ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना पड़ता है उस थ्योरी को दोबारा प्रूफ करने के लिए। तो सोचिए कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको कितने मुश्किल कंडीशन से गुजरना पड़ता है, कितने सीरीज ऑफ स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो वेरीफाई होता है। तो उसको क्या बोला हमने, दिस इज साइंटिफिक मेथड। इसके बाद
हम लोग फिजिक्स के अंदर दो बहुत ही फेमस थ्योरीज को स्टडी करेंगे और उनका नाम है यूनिफिकेशन थ्योरी एंड रिडक्शनिज्म थ्योरी। मतलब क्या कि आपको यूनिफिकेशन भी समझना है और रिडक्शन भी समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इससे आता है इस टॉपिक से तो वो ज्यादातर यूनिफिकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए यूनिफाई का मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन? क्या होता है? लॉजिकली सोच बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक चीजों को एक करना, दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन। ठीक है, तो अगला हेडिंग हमारा इसके अंदर है वो है प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। थ्रस्ट मतलब क्या होता है? ये वो मत समझ लेना आप जो आपने 8th में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट, वो नहीं। ये है कि हमारा फोकस किस चीज पर है फिजिक्स में, दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट। आवर थ्रस्ट एरियाज मतलब कहां पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहला थ्योरी पढ़ते हैं यूनिफिकेशन थ्योरी। यूनिफिकेशन थ्योरी। दूसरा को समझा मैंने आपको रिडक्शन थ्योरी। मतलब क्या? रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है? देखिए, यूनिफाई वर्ड का मतलब होता है कि अलग अलग फिनोमेना को एक ही थ्योरी से प्रूव कर देना। आप इमेजिन करो कि पूरे 11th 12th की थ्योरी अगर एक ही फॉर्मूले से हो जाती तो कितना मजेदार होता, बट ऐसा है नहीं, आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसे साइंटिस्ट भी हुए मैक्सवेल, जिन्होंने अपने 4 इक्वेशन से पूरी फिजिक्स को घुमा के रख दिया। एक इक्वेशन ऐसा दिया जिससे कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट प्रूफ हो गया। एक इक्वेशन ऐसा दिया जिससे कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रूफ हो गया। एक ऐसा दिया जिससे कि ईएम वेव सारे प्रूफ हो गए। तो उन्होंने ऐसा किया। तो मेन फोकस क्या होता है कि हमें अलग अलग थ्योरीज को एक ही फॉर्मूले से करना होता है। हम उसको चाहते हैं कि कम से कम में काम हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मून का अर्थ की चारों ओर घूमना, अर्थ का सन के चारों ओर घूमना, एक मार्कर को छोड़ दो नीचे आ जाना, बॉल को छोड़ दो नीचे गिर गया, किसी भी पत्ते का नीचे आना, ये जितने भी फिनोमेना एग्जांपल लिए मैंने से कई हैं, इन सभी का एक ही कारण है, वो क्या है? ग्रेविटेशन। तो ऐसे हम लोग कई फिनोमेना देखते हैं जिसको कि एक ही तरीके से बताना पॉसिबल होता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। मतलब कि हम चाहते हैं कि फिजिक्स में हमारे थ्योरीज कम से कम रहें और नेचर के सारे फिनोमेना उन्हें से ही हम समझ लें। ओके, अगला क्या होता है? रिडक्शनिज्म। मतलब क्या होगा इसका? कि किसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को छोटे छोटे टुकड़ों में समझना। जैसे कि अगर आपने अभी एसी मोटर पढ़ा होगा तो एसी मोटर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। उसको अगर पढ़ना होता है तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके मैग्नेट्स के बारे में, फिर कॉइल के बारे में, फिर बैटरी के बारे में, फिर उसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फिर ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स को जोड़ के क्या बनता है? इलेक्ट्रिक मोटर बनता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ने के लिए आपने क्या किया? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रिड्यूस किया एंड दैट इज नोन एज रिडक्शनिज्म। तो फिजिक्स में यही दोनों चीजें चलती हैं। इन दोनों का डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। यूनिफिकेशन का डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको। एक्सप्लेनिंग मेनी फिनोमेनास, एक्सप्लेनिंग मेनी फिनोमेनास in physics in easy way, in physics based on single law। कि फिजिक्स में कई फिनोमेना को एक ही लॉ से दिखाने के प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफिकेशन। अब आते हैं किस पर? रिडक्शनिज्म पे। इसमें नोट करेंगे अंडरस्टैंडिंग any complex phenomena by studying it
in various steps, various small steps. छोटे छोटे स्मॉल स्टेप से फिजिक्स के किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को पढ़ने का तरीका है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिडक्शनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल हैं रिडक्शनिज्म के, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहां से? वाटर से। सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन उसको आप टुकड़ों में तोड़िए। डैम का बनना, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लगना, वहां टरबाइन से पानी को, पहले टरबाइन पानी को गिराना, टरबाइन का घूमना, फिर उसमें ईएमआई लग गया, फिर वहां से जनरेटर चला गया, फिर वहां से आपको करंट मिल गया। तो टुकड़ों में अगर उसको हम पढ़ते हैं तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। दिस इज द बेसिक अबाउट यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। इसके बाद इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक शुरू होता है वो होता है कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में क्या स्कोप है। ठीक है, देखिए क्या होता है फिजिक्स का स्कोप। द टोटल spread of phenomena, the total spread of phenomena, dimensions and measurement what we study in physics, is called its scope, उसी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स का स्कोप बोलते हैं। कि फिजिक्स में आप कहां से कहां तक पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ फिजिक्स। कि वो कहां तक है, कहते हैं ना स्कोप क्या है आपका। अगर आपने ये किया, आपने अगर इंजीनियरिंग की तो आपका स्कोप क्या है, आपने अगर मेडिकल आपने बायो लिया तो आपका स्कोप क्या है। तो स्कोप क्या होता है? कहां से कहां जा सकते हो आप, है ना, उसी को स्कोप बोलते हैं। चलिए, अब इसमें अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये आप कुछ डेटा नोट कर लेंगे। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो फिजिक्स जो है वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर तक जाता है। ये क्या होता है? इट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज से लेकर जो अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज जो हमने माना है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो साइज हमने माना है, यहां तक फिजिक्स का स्कोप है। बताइए कितना ज्यादा हो गया ये? -15 से लेके 10⁻26 तक कितना हो गया ये? इट इज 41। तो 10⁻41 मीटर्स बड़ा इसका स्कोप है कि न्यूक्लियस से लेके वहां तक आप फिजिक्स को समझ सकते हैं। सब कुछ इसी के अंदर आता है। कि तो कितनी बड़ी बात है। चलिए, तो हो गया लेंथ का। अब कहाँ आएंगे हम लोग? मास पे आएंगे कि भाई मास में क्या है फिजिक्स का स्कोप। तो मास में देखा जाए तो एटम का सबसे जो स्मॉलेस्ट, ये सबसे कहते हैं लाइटेस्ट पार्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उसका मास क्या होता है? 10⁻31 kg के ऑर्डर में होता है। दैट इज कॉल्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्ट में जाऊंगा तो इट इज 9.1 इंटू 10⁻31, पर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमें स्कोप चेक करना है। ठीक है, और ये कहां तक होता है? 10⁻55, जो कि अभी तक कहा जाता है मास ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का मास क्या है उसको ऐसा दिखाया जाता है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया अभी तक। सोचिए कहां तक हो गया ये कि -31 से कितना हो गया ये बताइए? इट इज 516 10⁻86 kg का रेंज है इसका, कि इलेक्ट्रॉन के मास से लेके आपके पूरे यूनिवर्स का मास। ये फिजिक्स का स्कोप है। सोचिए, इसके बाद आता है क्या? टाइम का। देखिए, तो टाइम में भी फिजिक्स का स्कोप बहुत वेरी करता है। तो टाइम में फिजिक्स तो वेरी करता है कहां से कहां तक? 10⁻−22 से लेकर 10⁻18 सेकेंड तक वेरी करता है। और ये टाइम क्या है? इट इज टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टाइम टेकन बाई लाइट टू कवर 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस
और ये कितना हो गया आपका, इसको लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को कवर करने में जो टाइम लगेगा लाइट को, वो ऐसा हो गया। तो अलग अलग इसके स्कोप आपको मिलते हैं, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट के सब वैल्यूज बस सुनने में अच्छे लगते हैं हमें, बट आप समझ सकते हैं कि इतने टाइम तक भी फिजिक्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये उसका रेंज है पूरा का पूरा। जैसे हम कहीं से कहीं जाते हैं तो 5 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुंच गए, तो हमारा टाइम हो गया। उस टाइम में हमने जो भी काम किया, स्पीड बढ़ाया, एक्सेलरेट किया, फ्रिक्शन लगा, वो सभी एक टाइम के अंदर हो रहा है। यहाँ क्या देखिए कि एक एटम के अंदर जो भी चीजें मूवमेंट हो रही है उसका टाइम से लेकर पूरे यूनिवर्स कवर कीजिए उसका टाइम, तो ये सब इसका स्कोप है, लेंथ में, मास में और टाइम में। इसके बाद जो स्टडी होती है फिजिक्स में वो 3 टाइप की होती है, तो बुक में दो का ही लिखा हुआ है, और मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और वो स्टडी कैसे कैसे होती है समझिए, जैसे कि आपको किसी कार के बारे में स्टडी करनी है, मशीन के बारे में स्टडी करनी है, वो कैसा होगा, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब क्या होता है, वो बड़ी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। फिर अगर आपको एटम के बारे में पढ़ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिक्स में 2 तरीके से हम उसको मेनली समझते हैं, कौन कौन सा, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो हमारा अगला जो हेडिंग है वो आप नोट कर लीजिए, इट इज डोमेन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में डोमेन क्या क्या है, डोमेन ऑफ फिजिक्स। सबसे पहला लिखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक ये किसके लिए होता है, 10⁻⁻⁻6 मीटर से जो चीजें छोटी हैं उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा होता है इसमें मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और ये होता है 1 मीटर से बड़ी चीजों को पढ़ने का जो साइंस है, जो एक कैटेगरी बनाया हमने, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक। और तीसरा होता है मेसोस्कोपिक। और ये क्या होता है, इट इज इंटरमीडिएट साइज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। इट इज एन इंटरमीडिएट साइज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये इसका क्या हो गया, इट इज द डोमेन ऑफ फिजिक्स। इसके बारे में कई बातें हो सकती हैं, आप बातें सुन लीजिए, बस लिखने का ही तो है ही नहीं, है ना। अब देखिए क्या होता है माइक्रोस्कोपिक, आप कभी भी अगर चार्ज के बारे में पढ़ते हो, अगर आप चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो चार्ज का जो साइज होता है, जो भी आप समझते हैं चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, जो भी करता है, वो किसके अंदर आता है बताइए, वो काफी छोटा हो गया ना। अगर आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। उसके बाद अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि कोई पुली मूव कर रहा है, कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है किसी बॉडी पर, तो जो चीजें आप देख रहे हो, ये जो हम पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक में। तो 11th क्लास में स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, ग्रेविटेशन हो गया, रोटेशन हो गया, उस पर वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो भी हम पढ़ेंगे ये सभी किसके अंदर आते हैं, मैक्रोस्कोपिक के अंदर आते हैं। फिर उसमें और क्या हो गया, मेसोस्कोपिक, वो उसके बीच में होता है, बट मेनली हम इन्हीं 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो 11th का जो फिजिक्स है ज्यादातर वो, अगर मैं सिलेबस से मैच कराऊं तो वो 9th से काफी मैच करता है, और 12th का पूरा 10th से मैच करता है, ठीक है। तो 11th में आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पहला चैप्टर तो यही है फिजिकल वर्ल्ड, इसका क्या पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। उसका आप पढ़ेंगे चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन प्लेन, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद अभी ये बुक 1 चला, अभी आपका बुक 1 में ऐसा बना हुआ कैटेगरी, फिर पहुंचेंगे वर्क एनर्जी पावर पे, फिर रोटेशन पे पहुंचेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पे। तो ये पूरा जो है वो किसके अंदर आएगा बताइए, इट इज मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो ज्यादातर पार्ट वहां पे कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है 12th, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहां पे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, चार्जेस का मूव करना। एक तो चार्ज के बारे में पूरा पढ़ते रहेंगे आप, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, फिर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC, EM वेव्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप पढ़ेंगे, लाइट, ये सब यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई फिजिक्स पढ़ने के लिए जो हमें एक्साइटमेंट मिलती है कि फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए,
व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिक्स, तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके फायदे क्या क्या हैं, क्या सुनते हो ना कहने वाले, क्या बोलते कहने वाले कि व्हाट इज द नीड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अरे भाई बीटेक करके एमबीए तुमने किया था, अब तुम बैंक का फंड जमा कर रहे हो या तुम लोगों के फंड्स को ध्यान दे रहे हो, चीजों को देख रहे हो, और अब कहते हो साइन थीटा का यूज क्या है। तुम बनते हो साइंटिस्ट, मना किया था किसी ने बनने के लिए, है ना। तो हर चीज का एक स्कोप होता है, हर चीज का एक्साइटमेंट होता है। तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं, आज मैं आप बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, फिजिक्स का काम है। आप लाइव मैच देख पा रहे हैं, घर में एसी में शांति से बैठे हुए हैं, लाइट जल रही है, आप उसके बिना एक वर्ड नहीं सोच सकते फिजिक्स के बिना, है ना। तो ये हो गया एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसको पढ़ते हैं कैटेगरीज वाइज। इसको लिखेंगे क्या, पहले इसका लिखिए स्टेटमेंट, ऑल इन्वेंशंस, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, ऑल इन्वेंशंस मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए जितने भी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए जितने भी इन्वेंशंस किए गए हैं, यही क्या है, आर कॉल्ड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स का एक्साइटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया, वर्किंग ऑफ मोबाइल, वर्किंग ऑफ एलईडी, वर्किंग ऑफ एरोप्लेन, एसी कैसे काम करता है, बॉल कैसे बॉल क्यों मूव करता है फिर क्यों रुक जाता है कुछ देर बाद, चलती हुई साइकिल कुछ देर बाद क्यों जाकर रुक जाती है, चलती हुई साइकिल क्यों नहीं गिरती, व्हील्स जो होते हैं उसमें स्पोक क्यों बने होते हैं, बिल्कुल फ्लैट क्यों नहीं होता। हो सकता है ना आप एक सर्कुलर डिस्क काट के लगा दो, जैसे सीडी होता है, ऐसे व्हील्स क्यों नहीं बनाए जाते ना। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, जो ब्रिज बनते हैं उसको, उसके पिलर को आई शेप क्यों बनाया जाता है। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो हम सीखेंगे, और यही सब चीज क्या दिखाती है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स को। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला एक तो चैप्टर वाइज को बांट सकते हैं अलग अलग क्लास में, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, उसको नोट कर सकते हैं। पहला वर्किंग ऑफ एरोप्लेन, वर्किंग ऑफ एरोप्लेन की हवाई जहाज कैसे उड़ता है, वर्किंग ऑफ मशीन्स, जितने मशीन आप सोच सकते हैं सारे लिख लो, मशीन में फ्रिज, एसी सब डाल सकते हैं, कुछ भी लिखें आप इसमें। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं उसमें डिजाइन कैसे बनाया जाता है, सब फिजिक्स पे काम करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज क्या होती है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पर ही काम करते हैं। इसके बाद इसका है फिजिक्स रिलेशन टू अदर ब्रांच ऑफ साइंस, टू अदर ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स का साइंस के बाकी ब्रांचेस से क्या संबंध है। ठीक है, तो बताइए फिजिक्स में सबसे पहला जो रिलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है। इसमें जितने भी बॉन्डिंग होती है वो फोर्स से होता है, फोर्स मतलब फिजिक्स। जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, एनर्जी मतलब फिजिक्स। जितने भी एनर्जी के इक्वेशंस आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो सभी एनर्जी फिजिक्स से रिलेटेड हैं। ये हो गया केमिस्ट्री से रिलेशन किसका, फिजिक्स का। दूसरा बायोलॉजी, बायोलॉजी का बेस क्या है, माइक्रोस्कोप किसने बनाया, फिजिक्स ने बनाया। बायोलॉजी का बेस क्या है, बिना माइक्रोस्कोप के आप क्या कुछ भी नहीं कर सकते, किसने बनाया, फिजिक्स ने बनाया। जितने भी बायोलॉजिकल जितने भी टूल्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर में या कहीं भी पूरे हॉस्पिटल में, जितने भी टूल्स आप देखते हो, मशीन्स होते हैं जितने भी होते हैं, एमआरआई मशीन या सीटी स्कैन, जितने मशीन्स होती हैं वो मशीन कहाँ के प्रिंसिपल बनती हैं, फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ लाइट चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोस्कोप हो गया। उसके बाद ऑल मशीन्स ऑफ सर्जरी, ऑल द मशीन्स ऑफ सर्जरी, ये सभी किससे बनाते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स बनाते हैं। थर्ड जो होता है एस्ट्रोनॉमी, भी एक ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और एस्ट्रोनॉमी पूरा पूरा फिजिक्स पे बेस्ड है। आप किसी भी स्टार, किसी भी प्लैनेट के बारे में बात करना चाहोगे, बिना फिजिक्स के लॉज के, बिना ग्रेविटेशन के लॉज के, बिना केपलर के लॉज के आप बात ही नहीं कर सकते। ये भी हो गया एस्ट्रोनॉमी। नंबर 4 ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जितने भी विंड के मूवमेंट्स होते हैं, आप जो पढ़ते हैं विंड मूवमेंट्स, ये सब क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और ये कहाँ होता है, फिजिक्स में होता है।
तो ज्योग्राफी के भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। उसके बाद नंबर 5 स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में फिजिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल अगर इतने एंगल से फेंका गया है तो कहाँ जा गिरेगा, बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो, डिस्क थ्रो, जितनी भी चीजें आप इसमें देते हैं स्पोर्ट्स में। अगर रनिंग हो रही है तो कितने एंगल पे टर्न लेना चाहिए कि हम स्लिप ना करें, ठीक है। और रेसिंग ट्रैक कैसा होना चाहिए, जैसे हाई जंप में नीचे देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे प्लास्टर या फ्लोर ना करके हम वहाँ पे सॉफ्ट चेयर रखते हैं, ये फिजिक्स है। तो हर जगह पर आपको फिजिक्स का इस्तेमाल दिखेगा। तो इस तरीके से फिजिक्स जो है हमारे लाइफ में हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला पार्ट है फिजिकल वर्ल्ड का वो है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी आप आजकल देखते हैं सभी वो फिजिक्स पर ही बेस्ड है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, चाहे वो इनकैंडेसेंट बल्ब से हटके एलईडी बल्ब का आना, पहले फैन हुआ करता था अब एसी का आना, पहले हम लोग मटके में पानी रखते थे अब फ्रिज का आना, ऐसे कई चीजें हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं जो कि फिजिक्स की वजह से ही आए हैं। तो हम मशीन डिजाइन करते हैं, हम जो भी मशीन डिजाइन, उसमें एक लाइन नोट करेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, वर्किंग प्रिंसिपल किसी भी मशीन का कौन देता है, फिजिक्स। बट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन है, जो मशीन को बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज मशीन्स, जब उनको वाकई में बना के मार्केट में लाया जाएगा, वो काम कौन करके देगा, टेक्नोलॉजी करके देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को साइड बाय साइड चलना पड़ेगा। अगर पीछे रह गया कोई तो काम नहीं हो सकता, भले ही आपके पास कितनी भी वर्किंग प्रिंसिपल्स हों, अगर आपके पास उसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उसका कोई मशीन नहीं बना सकते। सिंपल लॉजिक ये है। तो ये हो गया फिजिक्स का किससे रिलेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेशन। इसके बाद आपको चैप्टर में एक और पार्ट मिलेगा, वो है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, और इसका टेक्नोलॉजी में किस मशीन में इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसमें कई प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के इस्तेमाल से जो है स्टीम इंजन और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया, ये टेक्नोलॉजी है उसकी। दूसरा, न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके, ये प्रिंसिपल है, इससे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया, डिस्ट्रक्शन के लिए एटम बॉम्ब को भी बनाया गया, ठीक है। और देखिए, लाइट के एम्प्लीफिकेशन से, जो कि एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, लाइट का एम्प्लीफाई करना, लाइट एम्प्लीफिकेशन, इससे लेजर्स बनाए गए, इससे लेजर बनाया गया। नंबर 4, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जो है क्या बनाया गया, एरोप्लेन बनाया गया, एरोप्लेन वॉज मेड। नंबर 5, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया, ऑप्टिकल फाइबर्स बनाए गए, जो आज हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं जिनका इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया अलग अलग, और ये उससे बनी हुई टेक्नोलॉजीज हो गई। बुक में ऐसे और भी दिए हुए हैं, जो कि सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। नेचर में कितने फोर्सेस होते हैं, तो नेचर में मेनली 4 तरीके के फोर्सेस होते हैं। नेचर में सबसे पहला जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर होता है
वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड देन लास्ट में होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फोर्सेस के अलग अलग टाइप्स हैं नेचर में। मैंने सबसे पहले सिखाया आपको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर नंबर 2 पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नंबर 4 पे क्या आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग हम जा रहे हैं इस तरह। ऐसे कई नाम तो कई दे सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इंटरएटॉमिक फोर्स, बायंसी फोर्स, बाइंडिंग फोर्सेस, टेंशन, टॉर्क, अलग अलग नाम है, लेकिन फंडामेंटल यही 4 फोर्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है पता होगा आपको, ड्यू टू मासेस, 2 बॉडीज के बीच में उनके मास की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये नेचर में सबसे कमजोर फोर्स होता है, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम जगहों पर होता है। जब आप पढ़ेंगे बीटा डी के, आप 12th में पढ़ेंगे इसको, न्यूट्रिनो जब जहां निकलता है वहां पर, तो उस जगह पर ये काम करता है। तो ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। शॉर्ट रेंज मतलब होता है जो काफी कम दूर तक लगे। और ग्रेविटेशन क्या होता है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। सन कितना दूर है हमसे, बहुत दूर है ना, फिर भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स। ये क्या होता है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, काफी छोटा रेंज होता है इसका, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। हाँ, लेकिन ये इससे स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगला क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है आपको, बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज, 2 चार्ज्ड बॉडीज के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ओके, और फिर अगला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये लगता है बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स। ये सिर्फ न्यूक्लियस की वजह, न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन सभी के बीच में न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स लगता है। अगर इस फोर्स को 1 कहा जाए तो ये फोर्स थोड़ा इससे बड़ा होता है, इसको हम मैग्नीट्यूड नहीं रखते, यहां पर रखेंगे इसको 10 की पावर 36 और यहां 10 की पावर 38। ठीक है, तो ये एक हो गया आपके लिए डेटा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में वो कितना होता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन अंदर में होते हैं, कितना रिपल्सन होगा सोचो, लेकिन फिर भी बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा कितना 100 गुना ज्यादा होता है। तो ये आपका हो गया फोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें जो ये 2 फोर्सेस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। सॉरी, ये 2 फोर्सेस क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं हम लोग, दीज 2 फोर्सेस आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये बड़े बॉडीज पर लगता है। तो ऑर्डर की वजह से दिक्कत आ गया, तो ऑर्डर में रख देते या फिर ऐसे कर देते, बट ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर अप्लाइड फॉर लार्ज बॉडीज। और वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर किसके लिए होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक फॉर स्मॉल बॉडीज। ठीक है, चलिए इसके बाद इस चैप्टर में है कंजर्वेशन के लॉस। ये भी आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन के लॉस कितने होते हैं नेचर में। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, ये सभी चीजें आपने 9th में पढ़ ली होंगी। तो हमें कंजर्वेशन के कुछ लॉस सीखने हैं, रीड डालेंगे अगला कंजर्वेशन लॉस। बस एक इंट्रोडक्शन है थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, इसलिए चैप्टर पढ़ना जरूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या पूरे 2 साल। सबसे पहला क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये फेयर नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही आप नोट कर लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या 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 कहता है ये बताइए, कि किसी भी रिएक्शन में जितना मास ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा, उसमें कोई लॉस नहीं होता। ठीक है। नंबर 2 क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है इनिशियल और फाइनल वो सेम होती है, वो कभी नहीं बदलती, इट इज ऑलवेज सेम। मतलब एनर्जी को आप ना बढ़ा सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। तीसरा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इस पर अगर बात करने को आदमी बैठे तो बात करता जाए, कोई इसको प्रूव भी कर देगा इसके अंदर तो कर ले, कोई फायदा नहीं। अगर आगे पढ़ना ही है तो आपको सिर्फ इसका एक इंट्रो पता होना चाहिए कि है क्या एक्चुअली। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये मार्कर है, इसको अगर कल को ब्लास्ट होना है तो उसका हाफ पार्ट अगर इधर गया है तो हाफ पार्ट इधर ही जाएगा, क्योंकि मोमेंटम शुरू में 0 था तो बाद में 0 ही होना पड़ेगा उसको, तो उसको ऐसा होना पड़ेगा। अगर मैं इसको, चलो मैं रब करना शुरू करता हूँ, 2 हाथों को रब करता हूँ, तो यह जो हमने वर्क किया है, ये हमारा जो एनर्जी लॉस हुआ ये हीट के फॉर्म में पावर में आ गया, तो एनर्जी कभी खत्म होती ही नहीं है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। ये हो गया। बाकी आप मास तो जानते ही हैं, कोई रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट का मास और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या है, ये कंजर्वेशन के लॉज हैं। इसमें एक चीज और हम सीखते हैं एनर्जी में, कि हर सिस्टम जो है हमेशा लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। लेटा हुआ आदमी कभी नहीं उठेगा, जबकि आदमी अगर खड़ा है तो पक्का लेटेगा, ये फिक्स है। क्यों, क्योंकि सोने में एनर्जी कम खर्च होती है। हर सिस्टम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। अगर वाटर काफी हाइट पे रखा हुआ है तो वो पक्का स्लाइड डाउन होकर नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि वहां उसको एनर्जी कम लगेगी, एमजीएस वहां पे कम है। तो एवरी सिस्टम वांट्स टू बी इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर नेचर में सिमेट्री होती है, ये हम पढ़ेंगे बाद में कि अलग अलग थ्योरीज में, कि नेचर में सिमेट्री होती है हमेशा। सिमेट्री का ये मतलब होता है कि आपने अभी जस्ट 10th में आपने पढ़ा होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग्स राइट हैंड, कि अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से, हमने सबसे पहले क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट की हेल्प से फोर्स बना के मोटर बना लिया। तो फैराडे ने उल्टा सोचा कि सिमेट्री होनी चाहिए, उधर भी होना चाहिए। तो क्या देखो उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स है तो करंट क्यों नहीं बन सकता, तो ईएमआई आ गया। सिमिलरली आप पढ़ेंगे 12th में कि लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, दोनों होता है। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि अगर रेडिएशंस के 2 नेचर हो सकते हैं तो पार्टिकल के भी 2 नेचर हो सकते हैं। उन्होंने मैटर को भी वेव बना दिया, उसको मैटर वेव के अंदर पढ़ेंगे। तो नेचर के अंदर सिमेट्री होती है हमेशा, ये बात आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे। तो नेचर हैज सिमेट्री ऑल्सो, ये आप नोट कर सकते हैं कि नेचर हैज सिमेट्री। नेचर हैज, इसी को सोच के कई साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी, नेचर हैज सिमेट्री। इसके बाद इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो है कि अलग अलग साइंटिस्ट और उनका फिजिक्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। फिजिक्स में उन्होंने क्या क्या अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं वो, और अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला न्यूटन, जो कि यूके के थे। इन्होंने क्या क्या दिया, इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। फिर उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए, लॉज ऑफ मोशन दिए। इन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी दिया, और भी अलग जगह पर इनके अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है। कई बार गलत भी हो, कई बार सही भी हुए। आर्किमिडीज, इनका भी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा 9th में। आर्किमिडीज, इन्होंने क्या दिया, बायोंसी दी,
और इसी बायंसी का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, शिप्स बनाए हमने, ठीक है। तीसरा गैलीलियो गैलीली, इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, गैलीलियो गैलीली ने दिया। इसमें 3 पार्ट होते हैं ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे, हाइजेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इन्होंने क्या दिया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया कि लाइट जो है वो वेव भी होता है, ये भी हाइजेन ने हमें दिया। फिर फेराडे की बात करेंगे। फेराडे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने EMI दिया, जिससे कि आज हम लोग जनरेटर बना के इतना कुछ यूज कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फेराडे। तो ऐसे कई और नाम है साइंटिफिक किताब में और लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में आपको पूरी किताब को नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में आपके पास जो ये वीडियो पहुंचा है, इसी वीडियो को आप एक बार देखेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का बस इतना ही मोटिव है, और इसमें ज्यादा डेप्थ में आप जाके टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, इसका आप नोट्स बना लीजिए। इसमें कोई भी और डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो है साइंटिफिक मेथड क्या होता है, और उसके जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसके जो 6 स्टेप्स हैं, उसके ऑब्जर्वेशन करते थे, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, ये आपको एक आना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम ज्यादा आता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला वीडियो जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 पर होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे। थैंक यू सो मच।